हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्रेविटेशन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसे आप लोग हिंदी में बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण एवं द्रव यांत्रिकी। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि सर ये ग्रेविटेशन चैप्टर तो मैंने सुना है पहले भी, ये फ्लूइड मैकेनिक्स क्या आ गया? दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे डिटेल में लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में, प्रेशर के बारे में, रिलेटिव डेंसिटी, बायंसी फोर्स, है ना? समझ में आ रही बात को? चलिए सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। तो सब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। चलिए बताइए ग्रेविटेशन क्या है। देखिए दोस्तों, इस यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुएं हो ना, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा दोस्तों हमारी अर्थ और ये रही मून। क्या सर ये भी दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही करते हैं, आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते ही करते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जैसे मान लीजिए सर ये एक रिमोट है, ठीक है सर, ये एक पेन है, आपने इनको रखा कुछ दूरी पर। सर एक ऑब्जेक्ट ये रहा, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, तो सर क्या इनके बीच में भी आपस में अट्रैक्शन होगा क्या? क्या ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर ये अट्रैक्ट करेंगे तो पास पास क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि दोस्तों इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल बहुत कम है। दोस्तों अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा कब लगेगा किन्हीं दो बॉडी के बीच में? जब उन दोनों बॉडी का मास यानी द्रव्यमान बहुत ज्यादा होगा। तो क्या ये दो भारी भारी वस्तु है क्या, इनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है क्या? बिल्कुल। तो इनके बीच में आकर्षण क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। अब देखिए वो आकर्षण इतना ज्यादा है कि आप लोगों को पता है पृथ्वी पर मैक्सिमम पार्ट क्या है? पानी है। तो क्या चंद्रमा इस पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है क्या? कुल मिला के इसका जो पानी है वो भी आकर्षित होगा क्या? तो आप लोग देखते हो ना, जो हमारे यहां पर समुद्र में ये जो आप लोगों की लहरें उठती है ना, वो इसी वजह से उठती है क्योंकि चंद्रमा जब पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करती है तो उसका पानी भी इसकी ओर आकर्षित होगा। तो ये जो लहरें वगैरह आती है ना, वो चंद्रमा के आकर्षण की वजह से ही आती है, या कोई और ग्रह के आकर्षण की वजह से ही आती है। आ रही है बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है। चलिए तो बेसिकली ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण क्या है दोस्तों? इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तु है वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेगी करेगी, इसी प्रभाव को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर क्या ये भी ग्रेविटेशन है क्या? क्या ये भी गुरुत्वाकर्षण है क्या? नहीं दोस्तों, ये गुरुत्वाकर्षण नहीं है, सिर्फ आकर्षण है ये, है ना? कहा आप सोचो कि सर जो प्यार वगैरह होता है उसको भी गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं? नहीं सर, क्या ये गुरुत्वाकर्षण है क्या? ये देखो, ये बिल्कुल एक गुरुत्वाकर्षण है। जैसे मान लो पानी की जो बूंद है, कोई एक पानी की बूंद है, वो नीचे की ओर आ रही है। सर ये गुरुत्वाकर्षण कैसे हुआ? जैसे दोस्तों नीचे क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये पानी की बूंद ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। क्या कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्या? तो क्या बूंद भी अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही होगी क्या? बिल्कुल कर रही होगी। लेकिन इस बूंद में कितनी ताकत होगी? बहुत कम ताकत होगी ना। इतनी तो ताकत है नहीं कि वो अर्थ को ऊपर ले आए, नहीं। और अर्थ है भी भारी, आप इतनी आसानी से ऊपर नहीं आएगी। दोस्तों अब ये जो पृथ्वी है वो बूंद को अपनी ओर आकर्षित करेगी। बूंद आ भी जाएगी नीचे की ओर, आ भी जाएगी क्योंकि ये बहुत हल्की है। समझ में आ रहा है? तो ये भी एक ग्रेविटेशन का ही एक एग्जांपल है। आइए चलिए समझते हैं कि सर इस ग्रेविटेशन के बारे में बताया किसने, यानी किसने बताया कि कोई भी दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती है। क्लियर है? सर आपने मानव आंख को किस चैप्टर में पढ़ा है? मुझे मिल नहीं रहा दोस्तों। मानव आंख होगा आपका फिजिक्स में, जब लेंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी इधर ध्यान दीजिए, ठीक है? आ जाओ दोस्तों। ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशन बोल दो या ग्रेविटी बोल दो, बात एक ही है। तो इसकी डिस्कवरी किसने करी? इसकी डिस्कवरी करी थी दोस्तों न्यूटन साहब ने। कैसे डिस्कवरी करी ये आप सभी को पता है दोस्तों। वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके ऊपर एप्पल गिरा, तो थी, तो इन्होंने दिमाग लगाया यार कोई भी दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती है। यहीं से इन्होंने बताया ग्रेविटेशन के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ठीक है, चलिए आ जाओ।
चलो अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, एक नियम है जिसे आप लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इसको यूनिवर्सल लॉ क्यों बोला है? क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में वैलिड है। क्या बोलता है ये नियम? ये नियम ये बोलता है कि जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई दो वस्तु है, एक का द्रव्यमान मान लीजिए m1 है और एक का द्रव्यमान है m2। मान लीजिए दोनों के बीच की दूरी क्या है? r है। ये नियम ये बोलता है कि यार कोई भी दो वस्तु हो, उनके बीच में क्या लगता है? कुछ आकर्षण बल लगता है, कुछ गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। क्लियर है? आई बात समझ में? अब ये नियम बताएगा कि इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो किस किस पर निर्भर करता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये वाला इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। ध्यान रखिएगा, जितने बल से ये वाली वस्तु इसकी अपनी ओर आकर्षित करेगी, इस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी, उतने ही बल से ये भी इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी। जैसे मान लीजिए अगर इन दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू मान लीजिए कितना है? 100 न्यूटन है। 100 न्यूटन है मान लीजिए कि एग्जांपल, तो उसका मतलब क्या है? ये वस्तु 100 न्यूटन से इसकी ओर आकर्षित हो रही है, या इस वस्तु पे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो इस वस्तु पे भी कितना लगेगा? 100 न्यूटन फोर्स लगेगा। ये भी इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। आई बात समझ में? ठीक है। अब चलिए दोस्तों, इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स अभी मैं मान लेता हूं F। कितना मान लेता हूं सर? F मान लेता हूं। तो दोस्तों यूनिवर्सल लॉ जो है, सार्वत्रिक नियम है, वो हमको क्या बताता है कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है या गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के। इन्होंने क्या बताया कि दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। सर इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा दोनों के द्रव्यमान का गुणनफल जितना ज्यादा होगा, उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। सर एक एग्जांपल के तहत समझाइए। आइए मैं समझाता हूं दोस्तों। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 4 किलोग्राम, एक कोई दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 2 किलोग्राम। इनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा, या फिर दोस्तों एक वस्तु है 4 किलोग्राम की, एक वस्तु है 3 किलोग्राम की, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा या इन दोनों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा? तो दोस्तों पहली चीज क्या है कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी इनका मास का जो प्रोडक्ट होगा, द्रव्यमान का गुणनफल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा। जैसे यहां पर कितना आ रहा है गुणनफल? 4 इंटू 2 8 आ रहा है। यहां पर कितना आ रहा है? 4 इंटू 3 12 आ रहा है। यहां पर दोनों का द्रव्यमान का गुणनफल ज्यादा है ना, यानी इन दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? पहली चीज आ गई बात समझ में? आई या नहीं आई? ठीक है। दूसरी बात क्या बोलता है ये नियम? ये बोलता है कि दोस्तों जितनी ज्यादा दूरी होगी ना, उतना ज्यादा उनके बीच में आकर्षण होगा। और ये बात सही भी है। अगर पास पास में रखोगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बहुत दूर दूर रखोगे तो अट्रैक्शन कम होगा। तो इन्होंने बताया कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है ना, वो दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है? आर स्क्वायर का मान जितना ज्यादा, अट्रैक्शन फोर्स का मान उतना कम। ठीक है। मतलब कुल मिला के अगर आप लोग इनके बीच की दूरी को डबल कर दोगे, ठीक है, बीच की दूरी पहले मान लो r था, अब कितना कर दिया आपने? 2r कर दिया फॉर एन एग्जांपल। तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? कम होगा। और कैसे होगा? आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे पहले दोनों के बीच की दूरी r थी, उसका स्क्वायर था ये, अब दोनों के बीच की दूरी हो गई 2r, अब उसका स्क्वायर कितना हो गया? 4r स्क्वायर। तो जो अट्रैक्शन फोर्स है वो जो डिपेंड कर रहा है वो आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो ये कितना चेंज हो गया? 4 गुना हो गया, यानी अट्रैक्शन फोर्स बट्टे 4 हो जाएगा। दूरी को अगर आप लोग डबल करोगे ना, तो उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल 1/4 ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो दूसरी बात आप लोग ध्यान रख लोगे, दूसरा पॉइंट ध्यान रख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये हो गया आप लोगों का पहली बात, ये हो रही दूसरी बात। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो मुझे क्या ये मिलेगा? क्या बोलो? हां या ना? बोलो हां या ना?
बोलो हाँ या ना, मिलेगा क्या? दोस्तों कहने का मतलब है किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, आकर्षण बल, इसके समानुपाती होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप हमेशा सुनते होंगे जब भी एक समानुपाती का चिन्ह हटता है, जब भी एक प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है। वो आज तक आपने सुना ही है, कभी समझा नहीं क्या होता है इसके पीछे कॉन्सेप्ट। दोस्तों पहले चीज समझिए, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल मान लो कोई देश है, उसकी जनसंख्या थी 2010 में 1 करोड़, एक एग्जाम्पल के तहत मान लो, ठीक है। 2011 में उसकी जनसंख्या है 1.1 करोड़, यानी 1 करोड़ 10 लाख। 2012 में उस देश की जनसंख्या है 1.2 करोड़, ठीक है। और 2013 में उसकी जनसंख्या है कितना, 1.3 करोड़। आई बात समझ में? बात आई समझ में? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। दोस्तों क्या मैं बोल सकता हूं क्या, उस देश की जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईयर के। जैसे जैसे ईयर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा है। दोस्तों जैसे जैसे वो बढ़ेगा, ऑब्वियसली दोस्तों जैसे जैसे वो ज्यादा उम्र का होगा उसकी हाइट भी बढ़ेगी। तो एक एग्जांपल के तहत मान लेते हैं, जब वो 2 साल का था, है ना, जब वो 2 साल का था उसकी हाइट थी 1 फीट। मान लो जब वो 3 साल का था, ठीक है, उसकी हाइट थी 1.5 फीट। जब वो 4 साल का था उसकी हाइट थी 2 फीट, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि उसकी जो हाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एज के? बताओ हाँ या ना। क्या एग्जैक्ट रिलेशन आप बता सकते हो क्या? चलो आपने इससे तो बस यही बताया है कि सर जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी हाइट बढ़ रही है। आप एग्जैक्ट रिलेशन बता सकते हो क्या? हाइट को मान लो एच से रिप्रेजेंट करे, एज को अगर मैं ए से रिप्रेजेंट करूं, तो आप बस अभी यही बताना चाह रहे हो, एग्जैक्ट बता सकते हो क्या? तो एग्जैक्ट देखो, क्या मैं बोल सकता हूं क्या हाइट जो होगी ना वो 1/2 टाइम होगी एज के? क्या मैं ऐसे अगर आपके पास में डाटा हो तो क्या मैं आप ये चीज देख पा रहे हो क्या कि देखो अभी इसकी हाइट कितनी है, 1 फीट, जितने साल का है उसका देखो जस्ट आधा है। हाइट कितनी है, 1.5 फीट, जितने साल का है जस्ट उसका आधा है। हाइट कितनी है, 2 फीट, जितने साल का है जस्ट उसका आधा है। तो क्या ये मैंने रिलेशन सही बता दिया क्या? क्या ये मैंने जो इक्वेशन बनाई है क्या वो सही बनाई है क्या? क्या ये सही बनाई है क्या? क्या ये सही बनाई है क्या? तो अगर आप लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाना चाहते हो तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़े। एक कांस्टेंट आएगा क्या? कुछ भी आ सकता है, हो सकता है 1/2 की जगह 2 हो, 4 हो, 5 हो, 3 हो, 1 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, लेकिन एक कांस्टेंट आएगा ही आएगा, जैसे कि आप लोगों के यहां पर आ रहा है। ठीक है। सिमिलरली दोस्तों, जब हमको ये ट्रेंड तो पता था कि ऐसे चेंज होगा, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो ये प्रोपोर्शनल का साइन आपको हटाना पड़ेगा। और जब भी एक प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। यहां पर भी दोस्तों जब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, और बाकी ऐसा का ऐसा रह जाएगा। पहले तो अब आप लोगों को एग्जैक्ट फॉर्मूला पता पड़ गया, या आप लोग एग्जैक्ट मान बता सकते हो। आपको कि दो द्रव्यमान दिए हो, दोनों के बीच की कुछ दूरी दी गई हो, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा ये आप लोग बता सकते हो। दोस्तों यहां पर जो कैपिटल जी है उसे आप लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल जी, कैपिटल जी जो है उसे आप लोग बोलोगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और हिंदी में इसे आप लोग बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या आप लोग बता सकते हैं क्या इसको हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोला है? क्या आप लोग बता सकते हो क्या? दोस्तों यूनिवर्सल का मतलब पूरे यूनिवर्स में सब जगह है। दोस्तों ये जो कैपिटल जी की वैल्यू है वो एक फिक्स रहेगी, एक कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोला है।
तो सर अगर इसकी वैल्यू एक फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो मुझे बताइए वो वैल्यू है क्या। तो दोस्तों वो वैल्यू है 6 पॉइंट, इधर लिख देता हूं, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम इक्वेशन। सर सेकंड इक्वेशन में क्या है, वो ये बोलना चाह रहा है कि जितना ज्यादा आर स्क्वायर होगा उतना कम क्या होगा, फोर्स होगा, है ना। अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल ये वैल्यू आई, ये यूनिट कैसे आई, क्या मैं कैपिटल जी को लिख सकता हूं क्या, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, दोनों के बीच की दूरी का यूनिट होगी मीटर, उसका स्क्वायर करोगे। मास की यूनिट होगी किलोग्राम, इसकी भी किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर। तो देखो ये आ जाएगा ना न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा। आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे अभी आप लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछे कि वैल्यू आपने कि यार एग्जाम में तो केवल यही डाटा दिया गया था, ये एग्जैक्ट समीकरण किसने बना दिया, ये वैल्यू किसने निकाल दी है। आप क्या बोलोगे, हमारे प्यारे नीरज सर ने निकाला भी, मैंने ही तो निकाला है कि यार देखो ऐसे होगा, देखो मैंने इस पे स्टडी करी, इस पे स्टडी करी, इस पे स्टडी करी, तो इससे मैं इस निष्कर्ष पे निकला हूं कि ये इसकी वैल्यू 1/2 होनी चाहिए। अब आप लोगों से कोई पूछे कि एक बच्चे की हाइट क्या होगी अगर वो 8 साल का होगा जब, तो आपने एज की जगह जस्ट सिंपली 8 रख दिया, गुना कर दिया 1/2 से, आंसर आ गया आपका 4। लो सिंपल आप बता दोगे हाइट होगी 4 फीट। सिमिलरली ये वाली वैल्यू भी तो किसी ना किसी ने निकाली होगी। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कैपिटल जी की वैल्यू, ये वैल्यू निकाली किसने, तो आप लोग क्या बोलोगे, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा ये वैल्यू दी गई थी कि यार इसकी वैल्यू, इस कांस्टेंट की वैल्यू इतनी होगी। क्लियर है। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पहले बताइए, बताओ बताओ बताइए। निर्वात किसको बोलते हैं, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब जहां कुछ भी नहीं हो, जैसे आपने अपने कमरे को खाली कर दिया, उसमें जो भी सामान था सब बाहर कर दिया, क्या उससे आप लोग वैक्यूम बोल सकते हो कि नहीं। कमरे में एयर तो है ना, तो कमरे में कुछ भी नहीं होनी चाहिए, एयर भी नहीं होनी चाहिए, तो उससे आप लोग बोलोगे वैक्यूम यानी निर्वात। तो सर निर्वात में आपने 2 पत्थर रख दिए, एक पत्थर रखा आपने 1 किलोग्राम का, एक पत्थर रखा 4 किलोग्राम का। सर क्या इनके बीच में आकर्षण बल होगा क्या। दोस्तों इस यूनिवर्स में कोई भी 2 वस्तुएं हो, चाहे आपने उसको निर्वात में रखा हो, दूध में रखा हो, पानी में रखा हो, उनके बीच में आकर्षण होगा ही होगा। तो आपको तो ये बताना है इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल कितना होगा। तो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, कैपिटल जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻11। पहला द्रव्यमान कितना है, 1 किलोग्राम, दूसरा कितना है 4 किलोग्राम, बट्टे दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर है, उसका स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा आपका, 100 हो जाएगा, या 10⁻2 भी आप लोग लिख सकते हो। दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 6.67 गुना 4, ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, 6 इंटू 4 होता है 24 के बराबर, ये 24 से थोड़ा ज्यादा आएगा, एग्जैक्ट मान आएगा 26.6। ये 10⁻2 ऊपर जाके बन जाएगा 10⁻−2, तो 10⁻−11 और 10⁻−2 क्या बन जाएगा, 10⁻−13। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इतने न्यूटन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में, आ रही है बात समझ में, है ना। और फोर्स की यूनिट आपको पता ही है न्यूटन होती है, चाहे वो कोई सा भी फोर्स हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, चलिए यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हम लोगों ने, कुछ पढ़ा ही नहीं। अच्छा दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का पॉइंट वो है किसी भी पिंड का भार, किसी भी वस्तु का वेट। हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी m द्रव्यमान की कोई वस्तु है तो उसका वेट, उस पे नीचे की ओर एक फोर्स कार्य करता है जिसे आप लोग बोलते हैं वेट यानी भार, और फॉर्मूला लगा देते हो mg। दोस्तों यकीन मानिए वेट के बारे में अगर आप लोग सिर्फ इतना सा जानते हो तो आप लोग फिजिक्स पढ़ते ही नहीं हो, फिजिक्स रटते हो। कुणाल जी हो जाएगा आप लोगों को यार, टेंशन मतलब बताओ, आई बात समझ में।
अगर आप लोग सिंपल ये समझ रहे हो वेट बराबर होता है mg, कभी उसको कॉन्सेप्ट को सीखा नहीं, जिया नहीं उस कॉन्सेप्ट को, तो फिजिक्स बेकार है, पढ़ना भी बेकार है, पढ़ाना भी बेकार है दोस्तों। इसको फेल करना होगा, तभी आप लोगों से एग्जाम में कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, चंद्रमा पर फंद्रमा पर पता नहीं क्या क्या कुछ भी पूछ ले, आप गलत नहीं करोगे। मेरे को आज भी ध्यान है दोस्तों, एएलपी 2018 का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन आया कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है, चंद्रमा पर कितना होगा। मुझे शर्म आ रही है बताते हुए, जब टीचर एनालिसिस कर रहे थे वहां पर, वो सिंपल उसका आंसर क्या दे रहे थे, 60/6 कि 10 किलो हो जाएगा, बट्टे 6 हो जाता, बस रट रखा है चंद्रमा पर। दोस्तों उन्होंने कर रखी, देखो मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, लेकिन वो चीज सरासर गलत है। अगर आप लोग बच्चों को गलत बता रहे हो, आप गलत पढ़ा रहे हो। उन्होंने, उनकी एजुकेशन ये है कि दोस्तों वो बीए कर रखा है, मान लो ये पॉलिटी पढ़ रखी है, वो साइंस कहां से पढ़ाएंगे। आज दोस्तों मैं हूं साइंस पढ़ाता हूं, अगर मैं ही कल को मान लो मैं बोलूं कि मैं आपको संविधान पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ा रहा हूं, है ना, मतलब ठीक है बेसिक चीज मैं बता सकता हूं आप लोगों को, लेकिन अगर मैं बहुत बोलूं कि यार आपको इस लेवल का पढ़ा रहा हूं, तो गलत कर रहा हूं आपके साथ में, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है यार। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कल को मैं आप लोगों को, अब यार मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, इंग्लिश मेरे को ठीक है अच्छी आती है, थोड़ी और पढ़ लेंगे, अगर मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं आपको, तो आपके साथ गलती कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं आप लोगों को। क्लियर है। तो हम लोगों को दोस्तों, आप भी, मैं ये जो बाहर पढ़ा रहा हूं इसको सीखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत मजा आएगा आपको, रियलिटी पता पड़ेगी, और यार सर इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, आ जाओ। देखो किसी पिंड का भार कैसे निकाले, आप समझिए। आपने मुझे एक चीज बताई कि सर भार के बारे में मैं ये जानता हूं कि कोई भी एन द्रव्यमान की वस्तु होती ना, तो उस पर नीचे की ओर एक फोर्स लगता है जिसे हम लोग बोल देते हैं भार। अच्छा, और सर इसका फॉर्मूला होता है m इंटू स्मॉल जी। ये स्मॉल जी क्या होता है, बस रट रखा है, गुरुत्वीय त्वरण, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, आइए आज हम लोग समझते हैं। दोस्तों मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है ना, ये एक वस्तु है, इस वस्तु को अगर मैं छोड़ूंगा, इस वस्तु को अगर मैं छोड़ूंगा तो क्या ये नीचे की ओर आएगी क्या, इस वस्तु को अगर मैं छोड़ूंगा तो क्या ये नीचे की ओर आएगी क्या, इस वस्तु को अगर मैं छोड़ूंगा तो क्या ये नीचे की ओर आएगी क्या, हाँ या ना बोलो। हाँ सर आ रही है सर। तो अगर यह नीचे आ रही है तो जरूर इस पे नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा, बताओ। तो कोई भी अगर मैं m द्रव्यमान की वस्तु बोलूं तो सर ये बात तो पक्की है, उस पे नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है, बताओ। और क्या ये फोर्स हर एक वस्तु को झेलना पड़ेगा क्या, चाहे वो पेन हो उस पे भी लगेगा, चाहे ये दोस्तों चाबी हो इस पे भी लगेगा, चाहे छोटा सा पत्थर हो उस पे भी लगेगा। तो दोस्तों ये फोर्स हर किसी को झेलना पड़ेगा, ये इनके लिए एक वेट है यार, सर दर्द है, इनके लिए भार है ये, इसीलिए हमने इस फोर्स को क्या बोल दिया, वेट बोल दिया, भार बोल दिया। बात आई समझ में, बात आई समझ में। अब दिक्कत ये है कि सर इस वस्तु पे ये फोर्स लगा कौन रहा है, सर आप तो टच भी नहीं कर रहे, ये लगा कौन रहा है सर, मुझे ये बताओ। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कोई भी दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती है। दोस्तों मैं कहां खड़ा हूं, पृथ्वी पे तो खड़े हैं हम सब, पृथ्वी पे तो देखो पृथ्वी बहुत बड़ी है। अब इस पे छोटी सी आपने मान लो ये चाबी है, पृथ्वी से थोड़ी सी ऊंचाई पे मैंने ये पेन है, पेन को छोड़ रहा हूं। अरे दोस्तों ये पृथ्वी से कुछ दूरी पर ये स्मॉल m द्रव्यमान की एक बॉडी है, कुछ भी हो सकता है, पेन या फिर आप लोगों की चाबी, कुछ भी। दोस्तों आप ऐसे समझो, ये एक वस्तु ये हो गई, दूसरी वस्तु ये हो गई। क्या दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल होता है क्या, बिल्कुल होता है। यानी क्या ये छोटी सी वस्तु पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करेगी क्या, बिल्कुल करेगी। तो फिर सर पृथ्वी ऊपर क्यों नहीं जा रही, क्योंकि पृथ्वी कितनी भारी है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना ज्यादा है, उसका इनर्शिया कितना ज्यादा है, वो इतने से फोर्स में ऊपर चल जाएगी क्या, नहीं। सर अगर ये पृथ्वी पर ऊपर की ओर फोर्स लगा रही है तो पृथ्वी भी क्या इस वस्तु पे नीचे की ओर फोर्स लगा रही होगी क्या, क्या पृथ्वी भी इसको आकर्षित कर रही होगी क्या, बिल्कुल कर रही है। तो देखो इसलिए नीचे आ रही है वस्तु। यानी क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि किसी भी वस्तु पे नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है, जिसे आप लोग वेट बोल रहे हो, बाहर बोल रहे हो, वो एक्चुअली में क्या है, वो एक्चुअली में क्या है, कमेंट करके बताइए। अट्रैक्शन फोर्स बाय, अट्रैक्शन फोर्स बाय, बोलते नहीं हो, अट्रैक्शन फोर्स बाय अर्थ,
पृथ्वी के द्वारा लगाया गया आकर्षण है वो। बताओ बात मैं सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा? बताओ बात मैंने सही बोली है नहीं बोली? बताओ बताओ मैंने बात सही बोली है नहीं बोली? बात सही बोली है नहीं बोली? तो मास में और वेट में एक चीज तो यहीं पर समझ में आ गया सर, जो वेट होता है ना वो एक प्रकार का क्या है? फोर्स है। एक प्रकार का क्या है? बल है। एक बल है। आई बात समझ में? यहां तक आई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल सर डाउट नहीं है। अब एक चीज मुझे बताओ, ध्यान से आप लोग समझो, ठीक है? इधर देखो, ये रही हमारी पृथ्वी, ये रही कोई वस्तु। दोस्तों पृथ्वी का भी तो कोई द्रव्यमान होगा, 2 किलो, 50 किलो, करोड़ किलो, कुछ ना कुछ तो होगा ना। क्लियर है क्या? ठीक है। तो पृथ्वी के द्रव्यमान को मैंने मान लिया कैपिटल है, मुझे नहीं पता यार कितना है। दोस्तों पृथ्वी की कोई ना कोई त्रिज्या होगी ना, तो पृथ्वी की त्रिज्या को मैंने मान लिया कैपिटल आर, मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है, आप तो मुझे बस ये बताओ, ये जो वस्तु है जिसका द्रव्यमान हम लोग m मान लेते हैं, इस पे कितना फोर्स लगेगा? तो सर आपने फॉर्मूला बताया है कि कोई भी दो वस्तुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो कितना होता है, तो इस पे कितना आकर्षण बल लगेगा? पृथ्वी कितने बल से आकर्षित करेगी? अरे बेवकूफ हो क्या सुमित कुमार जी? फास्ट क्यों पढ़ाते हो, फास्ट क्यों पढ़ाते हो? लिख रहे हो, पढ़ाई करनी रहे, ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखो इधर से। पता नहीं क्या सिलेक्शन लोगे, इधर आ जाते हो। मैं इधर पढ़ा रहा हूं धीरे धीरे, पढ़ाई कर ही नहीं रहा। 5 मिनट से कमेंट कर, फास्ट को पढ़ाते हो, फास्ट को पढ़ाते हो, फास्ट को पढ़ाते हो, लिख रहे हो। आई बात समझ में? तो मुझे ये बताइए, ये जो वस्तु है क्या इस पे आकर्षण बल लगेगा? क्या बिल्कुल लगेगा। क्या पृथ्वी इसको आकर्षित करेगी? क्या बिल्कुल। कितने बल से आकर्षित करेगी? फॉर्मूला वो बताओ सर। कैपिटल जी इंटू पहला द्रव्यमान, इस स्मॉल एम को पहला द्रव्यमान में मान लूं, दूसरा द्रव्यमान कौन है? पृथ्वी। इसका द्रव्यमान को कैपिटल एम मान लिया। दोनों के बीच की दूरी क्या है सर? ये दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? आर है, तो आर से थोड़ा सा ज्यादा है। क्या पृथ्वी की त्रिज्या बहुत ज्यादा है, 6400 किलोमीटर है, तो उसमें 2 मीटर 1 मीटर क्या जोड़ू, मतलब ठीक है, केवल आर लिख लो आप लोग, ठीक है? तो क्या इतना फोर्स लग रहा है क्या? कहां पर? इस वस्तु पे लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये जो हमारी एम द्रव्यमान की जो वस्तु थी, उस पे एक फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? ये लग रहा है। और किसी भी वस्तु पे जो फोर्स लगता है, क्या हम लोग उसको उस वस्तु के द्रव्यमान गुना उसके त्वरण के बराबर कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या बिल्कुल। तो इसको आप बराबर कर दो। किस वस्तु पे लग रहा है? इस पे, तो इसका द्रव्यमान गुना इसका त्वरण। दोस्तों त्वरण कब आता है? जब फोर्स लगता है। तो इस पे एक फोर्स लग रहा है, तो उस पे त्वरण भी आएगा ना। और ये फोर्स कौन लगा रहा है? क्या है बेसिकली सर? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये एक अट्रैक्शन फोर्स है। तो दोस्तों उसकी वजह से जो त्वरण आ रहा है उसको एक नया नाम दे देगा। तो दोस्तों इसको एक नया नाम दे देते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं बोल के इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोल देते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोल देते हैं, और इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी गुरुत्वीय त्वरण। आगे बात समझ में? गुरुत्वीय त्वरण क्लियर है? आई बात समझ में? अब मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, क्या मैं स्मॉल एम से स्मॉल एम को काट सकता हूं? क्या बोलो हाँ या ना। तो यहां से मुझे पृथ्वी स्मॉल जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बट्टे आर स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यानी पृथ्वी जब किसी को अपनी ओर आकर्षित करेगी तो उसमें कितना त्वरण आएगा? इतना आएगा, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बट्टे आर स्क्वायर। दोस्तों यहां पर कैपिटल एम क्या है सर? ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। कैपिटल आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। क्या यहां पर ये जो त्वरण आ रहा है, क्या वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है? क्या नहीं। यानी आप छोटा सा पेन छोड़ो, चाहे बड़ा सा पत्थर छोड़ो,
पृथ्वी इसमें कितना त्वरण लेकर आएगी, इतना त्वरण लेकर आएगी। आप सारी वैल्यू पुट करके देखो, कैपिटल जी की वैल्यू डालो 6.67 इंटू 10⁻11। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है दोस्तों 5.92 गुना 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर या 6400 इतने मीटर बोल सकते हो। इसका स्क्वायर करके जब सारी वैल्यू पुट करोगे तो पृथ्वी मतलब ये गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। ये बात आई समझ में या नहीं आई, बस मुझे तो ये बताओ, पहले ध्यान से समझो, कोई बात नहीं, आराम आराम से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे एक छोटी सी बात बोलोगे, क्या सर कोई एम द्रव्यमान की वस्तु है, आपको पता है उस पर नीचे की ओर फोर्स लगेगा, पृथ्वी इसको आकर्षित करेगी, हाँ या ना सर? बिल्कुल हाँ। तो सर इस पे कितना फोर्स लगाएगी पृथ्वी, ये कैसे निकालूं? सर फॉर्मूला लगा दो क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ, और सर एक्सेलरेशन जो आता है जब पृथ्वी जब कुछ आकर्षित करती है, जो त्वरण आता है उसको सर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। तो सर सिंपली ये फॉर्मूला लगा दो क्या, तो ये फॉर्मूला लगा दो। और ये जो किसी वस्तु पर नीचे को जो फोर्स लग रहा है उसे ही तो आप लोग वेट बोल रहे हो, भार बोल रहे हो, उसे ही तो आप लोग वेट बोल रहे हो, भार बोल रहे हो। तो किसी भी वस्तु का भार का फॉर्मूला आ गया एम इंटू स्मॉल जी, और स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। लोग बताओ, ठीक है, बताओ। अब मुझे एक चीज बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मान लो कभी आप चंद्रमा पे गए, जैसे मान लो ये रहा चंद्रमा का साइज थोड़ा सा छोटा है, चंद्रमा पे गए, चंद्रमा पे गए, कोई भी एम द्रव्यमान की वस्तु, मान लो कोई चंद्रमा पे कोई एम द्रव्यमान की वस्तु है, क्या दोस्तों चंद्रमा भी इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी क्या? क्या चंद्रमा भी इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी क्या? तो दोस्तों यानी वहां पर भी इस पे नीचे की ओर फोर्स लगेगा क्या? यानी कुल मिला के बोल सकता हूं वहां पर भी वेट होगा क्या, भार होगा क्या? भार किसको बोलते हैं, नीचे की ओर लगने वाला फोर्स। पृथ्वी पे है तो पृथ्वी लगाएगी, किसी दूसरे ग्रह पे जाके बैठोगे तो वो लगाएगा। अब दोस्तों दिक्कत बताऊं क्या है, दोस्तों ये जो भी आपका ग्रह है या चंद्रमा है जो भी है, जब वो उसको नीचे की ओर खींचेगी तो उसमें कुछ त्वरण आएगा क्या? और दोस्तों त्वरण का जो फॉर्मूला था किस पे डिपेंड कर रहा था, उसका फॉर्मूला क्या था, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, ये फॉर्मूला था या नहीं था? तो अगर आप लोग पृथ्वी कितने त्वरण से खींचेगी, अगर आप लोग ये निकालना चाह रहे हो तो यहां पर पृथ्वी का द्रव्यमान रख रहे थे, पृथ्वी की त्रिज्या रख रहे थे। अगर आप लोग देखना चाह रहे हो कि दोस्तों मैं चंद्रमा पे देखना चाह रहा हूं चंद्रमा कितने त्वरण से नीचे खींचेगी, तो यहां पर मास लेना है मून का, रेडियस लेनी है मून की। जब सारी वैल्यू पुट करेगी ना तो आपका आंसर आएगा 9.8/6 के आसपास, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, वो इतना होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखो, 9.8/6 कितना रहा है, 2.3 के आसपास आएगा। मैं बता दूं आपको, सॉरी 1.63 के आसपास आएगा। ठीक है, तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना स्मॉल जी, मून पर कितना होता है, मून पर चंद्रमा पर कितना होता है, 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, कोई वस्तु जो है मान लो 2 किलोग्राम की है, 2 किलोग्राम की कोई वस्तु है, अभी पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान कितना है, 2 किलोग्राम। दोस्तों चंद्रमा पर लेके जाओगे तो क्या 2 किलो का 4 किलो की बन जाएगी क्या, या 1 किलो की रह जाएगी क्या? नहीं सर, अगर 2 किलो की थी तो 2 किलो की रहेगी। फर्क क्या आएगा, फर्क क्या आएगा मैं बताता हूं। जैसे जब आप लोग अर्थ पे थे, अर्थ पे और मून पे फर्क क्या आएगा मैं आपको बताता हूं। ठीक है सर, अर्थ पे जब कोई वस्तु रखोगे तो अर्थ भी इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी, मून पर अगर किसी वस्तु को रखोगे तो मून भी अपनी ओर आकर्षित करेगी, और ये नीचे के लगने वाला फोर्स ही तो को आप लोग वेट बोल रहे हो, भार बोल रहे हो, और उसका फॉर्मूला भी आपने बता दिया एम इंटू स्मॉल जी। ठीक है, तो अर्थ पर कोई एम द्रव्यमान की वस्तु है, उस पे नीचे की फोर्स कितना लगेगा, एम इंटू स्मॉल जी। एम मान लो आप 2 किलोग्राम की वस्तु थी 2, और पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है 9.8, तो कितना फोर्स लगेगा नीचे की ओर, 19.6 न्यूटन लगेगा। इधर कितना लगेगा, इधर सर इधर भी लगेगा नीचे की ओर फोर्स, उसे ही आप लोग वेट बोलते हो। तो यानी इस वस्तु का वेट यहां पर भी होगा, कितना होगा, एम इंटू जी। एम कितना है वस्तु का, 2 किलोग्राम। यहां पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है, यहां पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है चंद्रमा पर, 1.63 है। तो आप लोग चेक करोगे तो बेसिकली मतलब ये वाली
वैल्यू क्या है, पृथ्वी पे जो गुरुत्वीय त्वरण था उसका बट्टा 6 है। तो ये mg तो हो जाएगा पृथ्वी पर भार, mg तो हो जाएगा पृथ्वी पर भार, और यहां पर कितना आ रहा है mg/6, यानी यहां पर भार बट्टे 6 हो रहा है। क्लियर है क्या? तो बट्टे 6 क्यों हो रहा है? क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है मून पर, चंद्रमा पर, वो कितना होता है, पृथ्वी पे जो होता है ना, अर्थ पे जो होता है उसका बट्टे 6 होता है। क्लियर है क्या? बताओ, क्लियर है? अच्छा मुझे एक एग्जांपल बताओ दोस्तों, देखो ध्यान समझो। देखो जैसे मान लीजिए ये कोई अंतरिक्ष यात्री है, इसका द्रव्यमान है 100 किलोग्राम, पृथ्वी पे है 100 किलोग्राम। तो अगर चंद्रमा पे जाएगा तो उसका द्रव्यमान कितना होगा सर? उतना ही तो रहेगा, 100 किलोग्राम। लेकिन वेट के बारे में बताओ, भार के बारे में। सर चंद्रमा पृथ्वी पर कितना होगा, m इंटू जी। एम की वैल्यू कितनी है, 100। गुरुत्वीय त्वरण कितना है पृथ्वी पर, 9.8। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 980 न्यूटन। चंद्रमा पर कितना होगा, जस्ट बट्टे 6 कर लो, पृथ्वी पे जो उसका बट्टे 6, 6 से भाग लगा दो। आई बात समझ में? दोस्तों क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? थोड़ा सा मजा आ रहा है क्या? बताओ बताओ, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? साइंस तो दोस्तों ऐसे आप लोगों को घोट के पिला दूंगा, बस आप अच्छे से पढ़ाई करो। साइंस तो बिल्कुल नसों में उतार दूंगा मैं आपके। अब YouTube पे मैं शाम को वीडियो डालता था, छोटे छोटे वीडियो में, वो बंद कर दिया। मैं क्या फर्जी, बच्चों को क्या पढ़ाया, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। एटलीस्ट आप यहाँ पर जुड़े हो तो मैं ये तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना, सीरियस स्टूडेंट है तभी यहाँ पर आए होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। सिंपल क्वेश्चन नहीं करा रहा, चलो पहले सिंपल क्वेश्चन कराता हूं मेरे को। लो बताओ, जिससे आपके तन को शांति मिल जाए, तन को शांति मिल जाए। एक वस्तु का भार पृथ्वी पर इतना है, जब चांद पर जाओगे तो उसका भार क्या होगा? सर इस पे 6000 न्यूटन है, चांद पर क्या हो जाएगा, इसका बट्टे 6 हो जाएगा, नहीं 1000 न्यूटन हो जाएगा। बताओ, ऑप्शन नंबर डी। लो ये भी, अब मन को शांति मिल गई। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन तो ये करोगे तब आएगा मजा। ये क्वेश्चन एलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन जब ये करोगे तब आएगा मजा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं करना है, कॉमन सेंस लगाना है। बताओ, चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान, स्मॉल जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर है क्या? तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 हमको पता भी है। ये क्या बता रहे हैं, हमको तो पता भी है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है? बताओ बताओ। देखो ये रही हमारी पृथ्वी, अर्थ है, ठीक है दोस्तों। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ऊपर उछल रहा हूं तो वापिस जमीन पे क्यों आ रहा हूं? वापिस जमीन पे क्यों आ रहा हूं? क्योंकि आप बोलेंगे सर कोई भी वस्तु हो उस पे नीचे की ओर फोर्स लगता है। आप पे भी नीचे की ओर फोर्स लग रहा है जो आपको वापस लेकर आ रही है जमीन पे। तो कोई भी वस्तु पे जो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है वो क्यों लग रहा है? क्योंकि सर अर्थ उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, उसे तो आप लोग वेट बोलते हो, भार बोलते हो। क्लियर है? ठीक है। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति हो उसका कुछ ना कुछ भार होगा, वेट होगा या नहीं होगा, वो मान लेता हूं मैं एक्स है, मान लेता हूं एक्स है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, वो व्यक्ति जब मून पर जाएगा तब भी उस पर नीचे की ओर फोर्स लगेगा, जिसे आप लोग भार बोल रहे हो। हाँ पृथ्वी जितना नहीं लगेगा, पृथ्वी से कम लगेगा। कितना लगेगा? बट्टे 6 लगेगा। यहां पर एक्स है तो यहां पर x/6 न्यूटन लग रहा है। दोस्तों यहां पर मैं ज्यादा ऊपर नहीं उछल पा रहा, ज्यादा ऊपर नहीं उछल पा रहा क्योंकि नीचे की ओर फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है, एक्स लग रहा है। चंद्रमा पर जाऊं क्या? चंद्रमा पर मैं ज्यादा उछल पाऊंगा क्योंकि नीचे की ओर फोर्स जो लग रहा है वो काफी कम लग रहा है। कितना? बट्टे 6 लग रहा है। यानी पृथ्वी पर जितना उछल रहा था उसका क्या 6 गुना वहां पर उछल सकता हूं क्या? यहां पर केवल 1.5 मीटर उछल पा रहा था, यहां पर कितना उछल पाऊंगा? उसका 6 गुना, 1.5 गुना 6। 1.5 को बोल दो 3/2, मल्टीप्लाई कर दो 6 से, 6/2 हो गया 3, 3 इंटू 3 हो गया 9। बताओ ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आया या नहीं आया? बताओ आया या नहीं आया?
आया या नहीं आया? आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो भी आपका पूरा क्लियर हो गया। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वेट, भार, पता नहीं फालतू में कंफ्यूज होके रहते थे इतने समय से। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बताओ बताओ। बताओ, मान ले कि एक काल्पनिक ग्रह, एक ग्रह मान लो कोई सा भी, ठीक है, जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। जैसे मान लो ये, पहले तो पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? कैपिटल एम है। पृथ्वी की त्रिज्या मान लो कैपिटल आर। अब आपने कोई ग्रह मान लिया, मुझे नहीं पता कौन सा ग्रह है, लेकिन एक ऐसा ग्रह मान लिया आपने जिसका द्रव्यमान जस्ट आधा है, त्रिज्या भी जितनी पृथ्वी की है उसकी आधी ही है। तो यहां पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा? गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? ठीक है दोस्तों, यहां पर गुरुत्वीय त्वरण कितना था? 9.8। सर इधर कितना होगा, कैसे निकालूं मैं? दोस्तों एक्चुअली में किसी भी ग्रह पे गुरुत्वीय त्वरण निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर। बात क्लियर है? तो अगर पृथ्वी का द्रव्यमान में कैपिटल एम मानूं, पृथ्वी की त्रिज्या में कैपिटल आर मानूं, तो मतलब ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 9.8 के बराबर आ रही है। अगर आपको यहां पर निकालना है गुरुत्वीय त्वरण, तो उसका फॉर्मूला क्या है? कैपिटल जी इंटू इस वाले ग्रह का द्रव्यमान लिखना है आपको, कितना है? m/2 है, बटे इस ग्रह की त्रिज्या कितनी है? r/2, उसका स्क्वायर करो। ठीक है, तो हो जाएगा 4 इंटू कैपिटल जी इंटू एम बटे 2r²। दोस्तों बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ दोस्तों, 4 को काट दो 2 से 2 बार में। कैपिटल जी इंटू एम बट्टे आर स्क्वायर किसके बराबर है? कैपिटल जी इंटू एम बट्टे आर स्क्वायर 9.8 के बराबर है। तो 9.8 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, आपका आंसर आ जाएगा 9। अच्छा सिंपल, आपको वही बताना है क्या कि पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण इतना है, तो यहां पर कितना है? अगर पृथ्वी पे जो गुरुत्वीय त्वरण है अगर उसको स्मॉल जी मान रहे तो यहां पर कितना हो जाएगा? 2g हो जाएगा। बताओ दिक्कत है क्या? कोई है क्या? कोई दिक्कत? दिक्कत है कोई? है? नहीं है? आगे बात समझ में? ठीक है दोस्तों, एक चीज मुझे और बताओ। मैंने आपको बताया ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर यहां, जैसे आपने जब कोई वस्तु यहां पर रख रहे थे ना, ज्यादा दूर नहीं, बस यहीं पर थोड़ा सा दूर रख रहे थे, तो वो कितने त्वरण से नीचे की ओर आ रही थी या पृथ्वी की ओर आ रही थी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन दोस्तों अगर कोई वस्तु बहुत ऊंची होगी तो बेसिकली अब उतना ज्यादा आकर्षण बल नहीं लग पाएगा। बोलो हाँ या ना? बहुत दूर होगी पृथ्वी से तो पृथ्वी इतना ज्यादा आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो अगर उस पर आकर्षण बल कम लगेगा तो उसका त्वरण भी तो कम होगा। बोलो हाँ या ना? बताओ। तो अगर मैं आपको बोलूं कि पृथ्वी से जब आप लोग कुछ ऊंचाई पर जाओगे तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा या ज्यादा होगा? आप लोग क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? सर कम होगा। सिमिलरली आप लोग अंदर घुस गए तो वहां पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। तो पहली चीज तो आप लोग ये ध्यान रखो कि दोस्तों पृथ्वी से चाहे आप लोग गहराई में जाइए या ऊंचाई पे जाइए, दोनों ही जगह गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? कम होता है। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। आई बात समझ में? आई बात समझ में? पहली इंपॉर्टेंट चीज जो कॉमन सेंस है, बिल्कुल यार हाइट पे जाओगे ठीक है। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक्चुअली में हमारी पृथ्वी की सतह एग्जैक्ट स्फीयर नहीं होके ये थोड़ी सी ऐसी होती है, चपटी होती है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ी भी होगी दोस्तों। एक ऐसी रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे आप लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। हिंदी में विषुवत बोलते हैं, भूमध्य बोलते हैं, बहुत अलग अलग नाम से आप लोग इसको जानते हैं। यानी दोस्तों ये इक्वेटर वाली रेडियस है ना, ये ज्यादा होगी किसके कंपेयर में? इसके कंपेयर में। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बट्टे आर स्क्वायर। तो ये वाली रेडियस अगर ज्यादा है तो बेसिकली इस जगह है ना, मतलब इक्वेटर पे, पूरे इक्वेटर पे, इस पूरे इक्वेटर पे यहां पर क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। जबकि दोस्तों सबसे ज्यादा कहां पर होगा? इस जगह क्या होगा? ज्यादा होगा। इस जगह पोल्स पे क्या होगा? इस जगह ज्यादा होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हम लोग पोल्स पे गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, जैसे जैसे आप लोग इक्वेटर की तरफ आओगे ना तो ये वाला मान क्या होगा? कम होगा। ध्रुव पर अधिकतम होता है। ठीक है, अगर बात करें सर पृथ्वी के केंद्र पे, तो ध्यान रखो पृथ्वी के केंद्र पे क्या होता है? आप लोगों का गुरुत्वीय केंद्र का मान 0 होता है।
ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? ठीक है, आ जाओ। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं, है ना, ध्यान से आप लोग समझिएगा। अभी ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को छोटी सी चीज बताता हूं, ठीक है, ध्यान से समझो प्लीज। सारा ध्यान आप लोग इधर रखिएगा दोस्तों। ये हमारी पृथ्वी है। कुल मिला के पृथ्वी की सतह पर, मतलब केंद्र यहां पर सतह पर, इस जगह गुरुत्वाकर्षण निकालने का फॉर्मूला क्या था? क्या निकाला था हमने? कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर। ठीक है, या मैं इसको यह भी बोल सकता हूं कि केंद्र से आर दूरी पर, केंद्र से आर दूरी पर गुरुत्वाकर्षण निकालने का फॉर्मूला यह है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है पृथ्वी की सतह से 2r ऊंचाई पर। दोस्तों पृथ्वी की सतह से भी 2r ऊंचाई पर, 2r ऊंचाई पर इस जगह गुरुत्वाकर्षण कितना है ये आपको बताना है। एक बात तो क्लियर है, अगर पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण स्मॉल जी है तो जब आप लोग ऊपर जाओगे स्मॉल जी से कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। तो ये वाला ऑप्शन तो आप लोग हटा दो। अगर आपको एग्जैक्ट इस जगह चाहिए तो ये केंद्र से कितनी दूरी पर हो गया? r प्लस 2r, यानी टोटल 3r दूरी हो गया। तो केंद्र से 3r दूरी पर गुरुत्वाकर्षण निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम, आर की जगह 3r कर दो, 3r का स्क्वायर 9r स्क्वायर। तो कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर की वैल्यू आप अगर स्मॉल जी मान रहे हो तो यहाँ तो इस जगह कितना हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण? स्मॉल जी बाय 9। ऑप्शन नंबर बी। बोलो आई ये बात समझ में नहीं आई? आई बात समझ में ही नहीं आई? तो फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है कि इतने हाइट पे मैं ये निकालू फॉर्मूला, कुछ नहीं, बस टोटल हाइट देख लो, केंद्र से टोटल कितनी दूरी है वो यहां पर आर की जगह वो रख दो, 3r 2r 4r 5r 6r 9r। आई बात समझ में? आई या नहीं आई? ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? अब एक चीज और, ये तो मैंने हाइट पे गुरुत्वाकर्षण कैसे निकाले इसका सॉल्यूशन मैंने आपके लिए कर दिया। सर अगर मुझसे कुछ गहराई पे पूछे तो कि सर ये मान लीजिए पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण इतना है, मान लो डी डेप्थ पे कितना होगा, अगर ये पूछ ले तो फिर सर मैं क्या करूं? मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो यार? अच्छा, तो दोस्तों पृथ्वी की सतह से डी डेप्थ पे गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। जी डैश मान लेता हूं मैं। जी डैश क्या है? पृथ्वी की सतह से डी डेप्थ, डी गहराई पर गुरुत्वाकर्षण मान लिया जी डैश, ये क्या होता है? जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर के, जहां पर ये जी क्या है? ये तो पृथ्वी सतह पर है, सतह पर त्वरण है। ये क्या है? डी गहराई पर, डी गहराई पर गुरुत्वाकर्षण निकालने का सूत्र ही आ गया आपका। ठीक है, तो वह गहराई जिस पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g/4 हो जाए, वो डेप्थ आपको बतानी है। वो डेप्थ कितनी है बताओ? बताओ, ये फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। आपको ये तो पता ही है गहराई पे जाने पर कम होती है, लेकिन अगर मैं बोलूं कितनी इस डेप्थ पर कितना हो जाएगा तो उसके लिए आपके पास में फॉर्मूला है। अरे फॉर्मूला लगाना है यार, इधर ध्यान रखो। और दोस्तों क्लास में ये मत बोला करो एक बार और बता दो, 2 बार। आपके इस वीडियो है 10 बार देखते रहना, 15 बार देखते रहना, बिल्कुल धीरे धीरे मैं बता रहा हूं, तुमको उसमें भी चैन नहीं है। क्लास में ध्यान तो देते नहीं हो। जिसको एक बार में समझ में आप ये मत समझो दूसरी बार में आ जाएगा। सबसे बढ़िया चांस होता है एज ए स्टूडेंट, मैं भी ने भी कभी बोला ना कि सर रिपीट करो, नहीं आता समझ में, एक बार में आता है सब कुछ भी। मैं रॉकेट साइंस बता रहा, आराम आराम से धीरे धीरे बता रहा हूं आप लोगों को। बताओ, आप कमेंट में ध्यान रखते रहते हो, पढ़ाई करते नहीं हो, पता नहीं क्या करते रहते हो आप। वह गहराई जिस पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान इतना हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, डी डेप्थ पे गुरुत्वाकर्षण का मान कितना है? g/4 है, हमको वो डेप्थ निकालनी है। तो इस फॉर्मूला लगा दो, इधर जी आ जाएगा, इधर 1 माइनस डी का मान निकालना ना, डेप्थ का मान निकालना ना, अभी निकालते हैं। पता नहीं 1/4 बराबर 1 माइनस डी बाय आर। तो डी बाय आर की वैल्यू एक बच्चा नहीं बता पा रहा क्वेश्चन का आंसर। एक में से 3/4, तो कितने डेप्थ पे? 3/4 इंटू आर। तो इतनी डेप्थ पे, कितनी? 3r/4 डेप्थ पे इस जगह गुरुत्वाकर्षण इतना हो जाएगा। बताओ क्या दिक्कत है? आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। अच्छे से पढ़ाई करो, रिवाइज करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, पूरा आप लोग पढ़ना। मैं आपको आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, आज आप प्रॉपर रिवाइज करिए। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है ना, भूलना नहीं है। बहुत बेसिक बेसिक चीज है, आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। अच्छे से आप लोग रिवाइज करिए, कल करेंगे दोस्तों इसके आगे का पार्ट।
ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।